जब मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी, सेंसेक्स हुआ करता था 300। हमें ऐसा लगता था क्या सेंसेक्स कभी 1000 भी हो सकता है, लेकिन हुआ जिस तरह से पिछले 12-13 साल में 36 to 30% आया है, अगले 10 साल में हमारी सेविंग रेट 20 to 30% के बीच में आ जाएगी। 1988 से लेकर अभी तक 35 इयर्स में 200x तो सेंसेक्स हो गया है। जरा इमेजिन करके आप बताइएगा। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. तो भारत, गर्व से संप्रभु ये भारत, विश्व मस्तक का तिलक ये भारत, जलसा अक्षुण्य ये भारत, सुखी समृद्ध संपन्न ये भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज लड्डा पिछले 35 ईयर से स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर वर्क कर रहा हूँ। मैं फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में। स्टॉक मार्केट अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है और ऐसे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ रिसर्च करना कि आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना है। यदि आपने रिसर्च अच्छी कर ली तो आपकी सक्सेस गारंटेड है। तो आइए हम उन पॉइंट्स पे आज बात करते हैं कि हमें रिसर्च की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। और सबसे पहले बात करते हैं कि किस जगह किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है। यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में करना है। यदि ये पॉइंट हमारा काम हो जाए तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आज सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अपने देश भारत की कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और अभी तक हम कहाँ थे, कहाँ है और कहाँ होने वाले हैं। ये भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, इस चिड़िया को कमज़ोर समझकर हजारों वर्षों तक लूटा गया। लेकिन फिर भी आज हम जिस जगह हैं वो वास्तव में बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलकर हम आए हैं। और लास्ट के कुछ सालों में तो यहाँ तक हुआ कि इस चिड़िया को यहाँ रहकर न सिर्फ लूटा गया बल्कि भोगा भी गया। आज हम कहाँ थे इस बात पे डिस्कस करते हैं। आज से 1000 साल पहले वर्ल्ड की जीडीपी का 30% हिस्सा हमारे पास हुआ करता था। जी हाँ, 30%। और उससे थोड़ा सा आगे जाएं यानी कि 1500 एडी में वर्ल्ड की जीडीपी का 40% हिस्सा हमारे पास हुआ करता था। ये वो समय था जब हम अपने टॉप पर हुआ करते थे। ये समय था जब हम सुपर पावर हुआ करते थे, जबकि वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को सभ्यताओं का इंतजार था और हम सभ्यता के चरम पर थे। इससे थोड़ा भी आगे जाएं तो 1700 एडी में हम वर्ल्ड की जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करते थे। और इससे थोड़ा आगे यानी कि 1870 में जब ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट ही हुआ था, वर्ल्ड की जीडीपी का 12% हिस्सा हमारे पास था। ये वो समय था जब टेक्नोलॉजी इतनी वाइड स्प्रेड नहीं हुआ करती थी। लोग वहाँ रहना पसंद करते थे जहाँ पर पॉपुलेशन थी, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस थे, जहाँ बिजनेस करना आसान हुआ करता था। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उस समय हम सुपर पावर थे। हम पॉपुलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 27% वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस समय हमारे पास थी। ये बात कर रहा हूँ मैं लगभग 1700 एडी की। ये इंडिकेट कर रही है कि हम कितनी बड़ी सुपर पावर थे। और ज़्यादा पॉपुलेशन यूं तो बुरा माना जाता है, लेकिन कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम बात करना चाहेंगे कि ये पॉपुलेशन किस तरह से हमारे लिए एक पॉजिटिव काम लेके आई थी उस पीरियड में। लेकिन ये तो इतिहास था। आज क्या है और कल क्या होने वाले हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन इन 75 सालों में हम लोगों ने क्या पाया और अगले 25 साल में हम कहाँ जाने वाले हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। इन 75 ईयर्स में यदि हम देखें तो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी अभी यूके को पीछे छोड़कर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुए हैं।
और यह स्पीड अभी कम होने वाली नहीं है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हमें हमारी इकोनॉमी को स्पीड देने वाले हैं। यहां कुछ कम नहीं होने वाला है। 1% भी डाउट आप अपनी इकोनॉमी पे मत कीजिएगा। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जबकि सन 2000 में हम 13th नंबर पे थे, 13वें नंबर पे थे। ये तो स्पीड है पिछले 20 सालों की। यहां हम बात करते हैं चाइना की। यदि हम देखें तो वर्ल्ड की सभी कंपनीज ने, सभी फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने यह माना है कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर जगह है। यदि ऐसा है तो आप सोचिए क्या स्पीड मिलने वाली है। रिसेंटली आपने देखा कि आईफोन 14 का प्रोडक्शन इंडिया में होने जा रहा है। यह सिर्फ आईफोन 14 नहीं है, पीएलआई स्कीम के तहत और चाइना +1 स्कीम के तहत ये मान के चलिए वर्ल्ड की सभी बेस्ट कंपनीज आपके पास आने वाली है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि आने वाले समय में या 2030 तक इंडिया वर्ल्ड का एक प्रोडक्शन हब बन के उभर जाए। यहां सिर्फ बाहर की कंपनीज ही नहीं, इंडियन बिजनेस हाउसेस भी कैपेक्स कर रहे हैं, और ये मान के चलिएगा उनके लिए भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम बेनिफिट कर रही है, उन्हें मोटिवेट कर रही है। इंडिया कहां होने वाला है आप इमेजिन नहीं कर सकते। पॉपुलेशन फ्रंट पे बात करें तो जहां आज वेस्टर्न कंट्रीज ये मान के चल रही है कि कम बच्चे पैदा किए जाने चाहिए, जहां चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है, आज हमारे पास हमारी टोटल पॉपुलेशन का 50% हिस्सा 30 ईयर्स से कम लोग हैं। आज मैं जॉ स्टॉक के जैसे इस प्रीमिसेस में हूं, यहां पर सभी बच्चे मुझे 30 ईयर से नीचे लग रहे हैं और सब मुझे अंकल कह रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि रियल कंजम्पशन पावर यही है। इमेजिन कीजिए आप कि आज पैसा उन लोगों के पास ज्यादा है जिनकी एज 40 साल से ज्यादा है, लेकिन महंगा मोबाइल इन लोगों के पास ज्यादा है। महंगा मोबाइल इन लोगों के पास ज्यादा है, बड़ी लग्जरी कार इन लोगों के पास ज्यादा है, कंजम्पशन इन लोगों का ज्यादा है। तो ये रियल कंजम्पशन पावर है। तो ये पॉपुलेशन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव बन के उभर रही है, और यही कारण है 2008 की मंदी में हम लोकल कंजम्पशन के भरोसे अपने आप को उभार पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। पॉपुलेशन के बाद में हम बात करते हैं एनआरआई की। आज वर्ल्ड का ऐसा कौन सी कंट्री है जहां इंडियंस नहीं है? वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री, सबसे रिचेस्ट कंट्री यूएस की बात करें तो 1.4% पॉपुलेशन इंडियंस की है। ये पिछले 75 ईयर्स में इंडिया छोड़कर वहां गए हैं। ये पूरे वर्ल्ड में हमारी प्रेजेंस को जाहिर कर रहे हैं। आपको ये जानकर काफी आश्चर्य होगा कि यूएस की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडियंस की है। बिलियनियर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर आज की तारीख में बिलियनियर्स 140 बिलियनियर्स इंडिया में है। वर्ल्ड बिलियनियर रैंकिंग में इंडिया 3rd स्थान पर है, 3rd नंबर पर है। यूं कहते हैं हम गरीबों का देश है, लेकिन सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भी यही हैं। ये 140 बिलियनियर्स की टोटल वेल्थ यदि हम देखें तो ये कई कंट्रीज की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। ये सिर्फ 140 बिलियनियर्स की बात है, और ये बिलियनियर्स किसी पुराने बिजनेस हाउसेस से उठकर नहीं आए। ये वो बिलियनियर्स हैं जो अपने बल पर, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने बल पर उठकर आए। अच्छी एजुकेशन की है, अच्छी कॉलेज से एजुकेशन की है, टेक्नोलॉजी में एजुकेशन करके आए, और आज एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है जिसकी, और उसी के भरोसे ये बिलियनियर बने। ये बिलियनियर्स इंडिया का फ्यूचर है। हम इंडिया की सेविंग्स की यदि बात कर लेते हैं तो इंडिया में 2007-8 में सेविंग रेट 36% हुआ करती थी, और यही कारण था कि लेहमैन ब्रदर्स क्राइसिस
लेहमैन ब्रदर क्राइसिस में जो मंदी आई पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया में नहीं आ पाई। रीज़न क्लियर है कि हमारी सेविंग रेट 36% है और इंडियंस वैसे ही बचत के लिए जाने जाते हैं। हमारे घर में आप देखिए कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स की बात बचपन से सिखा दी जाती है, लेकिन दुख की बात यह है, एक ड्रॉबैक ये है कि हमें बचत करना सिखाया जाता है। बचत यानी हमें एफडी में पैसा डालना सिखाया जाता है, हमें यह सिखाया जाता है कि आप गोल्ड सिल्वर परचेज कर लीजिए, हमें यह सिखाया जाता है कि आप बैंक में एफडी करवा लें या सेव कर लें पैसे को, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना अभी नहीं सिखाया जाता है। लेकिन आज मैं मेरी बात करता हूं, हमारा इन्वेस्ट आज फॉर कल का विजन है या टैगलाइन भी यही है, कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री ऑफ सेवर्स टू कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। और यही रीजन है कि ये सिर्फ हमारा विजन नहीं है, हमारे जैसे कई लोगों का विजन है। और आज का युवा इसको मान रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो 2007-8 में 36% सेविंग रेट थी, आज वो कम होकर 30% हो गई है। और ये जो पैसा है वो कंजम्पशन में जा रहा है और किसी का खर्चा, किसी की इनकम है। ये कंजम्पशन जो हो रहा है वो अल्टीमेटली इकोनॉमी में रोटेट हो रहा है और यही रोटेशन हमें ग्रोथ दे रहा है। जनरली ये इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि 30% से कम यदि सेविंग रेट है तो ठीक है, लेकिन 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्लियर है कि पैसा इकोनॉमी में नहीं आ रहा है, वो डेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे गोल्ड सिल्वर में हो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पिछले 12-13 साल में 36 to 30% आया है, अगले 10 साल में हमारी सेविंग रेट 20 to 30% के बीच में आ जाएगी, जो एक आइडियल सिचुएशन है। और ये जो पैसा है वो खर्चा होगा, स्पेंड होगा और हमारी कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले 5 सालों में आपने सुना होगा, बिजनेस टाइकॉन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि आज के जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पहले कभी नहीं देखा। इधर हम स्पेक्ट्रम का पेमेंट करते हैं, कुछ घंटों में स्पेक्ट्रम अलॉट होके आ जाता है। यहां तक कि मुकेश अंबानी जी का आपने स्टेटमेंट रिसेंटली सुना होगा कि आज जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है वो शायद पिछले सालों में नहीं थी, या उनके युवा होने के टाइम पर वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और ये सही बात है कि कितने से लोग उस समय बिलियनियर हुआ करते थे, लेकिन आज कितने लोग बिलियनियर हैं। ये रीजन है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण गवर्नमेंट क्लियर कट 5-10 साल के लिए पॉलिसीज बना रही है और इंप्लीमेंट कर रही है। आज इंडिया में 105 यूनिकॉर्न है। ये रियल में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $350 बिलियन। इन यूनिकॉर्न के 105 के अलावा भी लगभग 75,000 स्टार्टअप्स हैं। 75,000 स्टार्टअप्स। जरा इमेजिन कीजिएगा कि आज के टाटा, बिरला, अंबानी भी इसी तरह से छोटे से बड़े हुए हैं, लेकिन आज के यूनिकॉर्न की स्पीड ज़्यादा है। जरा सोचिए, इन 75,000 में से यदि सिर्फ 1% भी यदि यूनिकॉर्न बन जाते हैं तो 7,500 यूनिकॉर्न होंगे, जो अगले 5 से 10 साल में हम देख सकते हैं। कितना पोटेंशियल है। आज का युवा चाहता है कि इस स्टार्टअप में इनको जॉब मिले और ये बड़ा जॉब क्रिएटर है। ये स्टार्टअप, यही स्टार्टअप है जो इंडिया के फ्यूचर को बनाएगा। टेक्नोलॉजी के पॉइंट में बात कर लेते हैं। आज से 10 साल पहले क्या आप सोच सकते हैं कि आप ₹2 का पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली? आज मेरी जनरेशन ने पॉकेट में पर्स रखना बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं, इवन पान खाने ₹20 का जाते हैं तो वो पेमेंट यूपीआई से करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड में यूपीआई के पेमेंट में 40% पेमेंट इंडिया में हो रहा है। और ये यूपीआई का जो पेमेंट है, ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रुपए का प्रचार करने की सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है। आप यूपीआई के पेमेंट कितना हो रहा है? एक महीने में 60 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एक महीने में 60 करोड़ ट्रांजैक्शन
क्या आप कभी सोच सकते हैं? जरा इमेजिन कीजिए, आपको यदि किसी को 89 रुपए पे करना हो रहा है तो आप कैसे पे करेंगे? आप 100 रुपए आप नहीं देना चाहते और सामने वाला 80 रुपए लेना नहीं चाहता, लेकिन यूपीआई ने इस पेमेंट की सुविधा को ऐसा बना दिया है और आराम से आप 89 रुपए भी पेमेंट कर सकते हैं। ये है पावर। और आपको जानकर फिर आश्चर्य होगा कि एक महीने में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। 60 करोड़ ट्रांजैक्शन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। यह है इंडिया। कहां, किस उम्मीद में बैठे हैं आप लोग इंडिया? आइए बात करते हैं एनर्जी की। ये जो गर्मी इंडिया में हमें परेशान करती है, वो ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जरा सोचिए कैसे। आज सोलर एनर्जी इंडिया में 20% रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा है, यानी कि 21% हम टोटल एनर्जी जो जनरेट करते हैं या जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, वो सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। और अभी आप सुन रहे हैं कि कार भी इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है और सोलर पे हमारा फोकस है। आज इमेजिन कीजिए कि पूरे सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट यदि हमारा है तो वो क्रूड ऑयल पर है। यदि ये डेफिसिट कम हो जाए, ये 20% बढ़ के 60% हो जाए, तो हमारा इंटरनेशनल पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट 50% भी कम हो जाए, तो हमारी पोजीशन कितनी स्ट्रांग होने वाली है। जरा इमेजिन कीजिए कि हम कितने फास्ट यहां बढ़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 2030 तक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी नेशन बन जाएंगे। ये वो समय होगा जब हम सुप्रीम पावर होंगे। 2030 वो टाइम है जब हमारी टोटल पॉपुलेशन का 77% की एज 44 से कम होगी। एक्सपीरियंस और यूथ का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। सुपर पावर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इन सभी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखने के बाद में फाइनली हम इकोनॉमिक्स पर बात कर लेते हैं, इकोनॉमी पर बात कर लेते हैं कि 1947 में, यानी कि 75 ईयर्स पहले, आज अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 ईयर पहले जब हमें हमारी कंट्री चलाने को मिली, कोई अच्छी हालत नहीं थी। ये वो समय था जब खाने को अनाज तक नहीं था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दिन का उपवास रखने के लिए कहा था। ये वो समय था, ये वो समय था जब हमें एक एक दिन कंट्री को चलाना एक डिफिकल्ट टास्क हो रहा था। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, लेकिन वहां रिसोर्सेज नहीं थे। ये वो समय था 97% इनकम टैक्स। जी हां, 1975 से पहले इनकम टैक्स 97% था और उसके बाद भी देश में पैसा नहीं था। आज की जनरेशन को आश्चर्य होगा कि 97% इनकम टैक्स और फिर भी पैसा नहीं। एक से एक बड़े बड़े घोटाले, स्कैम्स ने इकोनॉमी की कमर तोड़ रखी थी। चाहे वो बोफोर्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, यूटीआई स्कैम की बात करें और आज 2G स्कैम तक आ जाए, इन्होंने देश की कमर तोड़ दी। एक अनुमान के हिसाब से हम देखें तो ब्रिटिश रूल ने 45 लाख करोड़ इंडिया से लूट के ले गए, लेकिन एक कॉमनवेल्थ गेम, जैसा कि हम जानते हैं, 70,000 करोड़ रुपए का था। और 2G स्कैम कितना बड़ा था उसका तो आज तक हिसाब नहीं बन पाया है। ये चैलेंजेस पिछले 75 ईयर्स में हमने देखे हैं। इकोनॉमी हम कहां लेके जाएंगे, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी कितने होने वाली है। ये वो समय था जहां से इंडिया की स्पीड बढ़ी है, इंडिया की ग्रोथ बढ़ी है। ये वो समय था जहां से इंडिया वर्ल्ड के लिए खुल गया था। जरा आज की जनरेशन की मैं बात करूं, इससे पहले लाइसेंस राज का ऐसा जाल फैला हुआ था कि किसी कंपनी को नए प्रोडक्शन के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। एक बजाज का स्कूटर, जरा पूछिएगा अपने पेरेंट्स को, एक बजाज का स्कूटर लेने में 4 साल लगते थे। आज बुकिंग कराओ 4 साल बाद में। एक BSNL का लैंडलाइन नंबर लेने के लिए 4 साल लगते थे, जो काम आज 4 मिनट में हो जाते हैं।
ये वो समय था और हम कहां आ चुके हैं। नटशेल में तो बस मैं इतना कहूंगा, कंक्लूजन में मैं बस इतना कहूंगा कि हमने 75 ईयर्स को देखा, 25 ईयर के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को देखा। चैलेंजेज हैं, लेकिन उसके आगे ही जीत है, इस डर के आगे ही जीत है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले 75 ईयर्स में इतने चैलेंजेस के बाद भी हम यहां पहुंचे हैं, तो अगले 25 ईयर्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वो जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट अब होने वाली है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपसे। 1988-89 में जब मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी, सेंसेक्स हुआ करता था 300 दोस्तों, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं। 300 सेंसेक्स। हमें ऐसा लगता था क्या सेंसेक्स कभी 1000 भी हो सकता है, लेकिन हुआ 1000 सेंसेक्स। हमें लगता था बहुत बड़ी चीज है। आज हम कितने पे खड़े हैं? 60,000 पर। यानी कि 1988 से लेकर अभी तक 35 ईयर्स में 200x तो सेंसेक्स हो गया है। जरा इमेजिन करके आप बताइएगा और नीचे टाइप करके बताइए कि अगले 35 ईयर में यदि सेंसेक्स इसी स्पीड से बढ़ता रहे तो ये 60,000 वाला सेंसेक्स कितना हो सकता है। जो मेरे पीछे बैठे हैं मैं उनसे पूछता हूं कि आप बताइए कितना हो सकता है। जो ये हो सकता है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आप टाइप करके जरूर बताइए। सिर्फ 30 सेकंड है आपको। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 35 ईयर नहीं, वो काम 25 ईयर्स में हो जाएगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने लिखा है 12 लाख या इससे कम फिगर, जबकि ये सेंसेक्स यदि 200x हो जाता है 1,20,00,000 होगा। 35 ईयर बाद में आपकी एज क्या होगी? अराउंड 60 के आसपास हो सकती है। मैं युवाओं से बात कर रहा हूं। उस समय आप अपने बच्चों से पूछोगे, बेटे आज बाजार कैसा रहा? बेटा कहेगा, सर कुछ नहीं, आज कोई मोमेंट ही नहीं था, सिर्फ 60,000 पॉइंट डाउन था। ये 60,000 पॉइंट आज टोटल हम खड़े हैं, जस्ट 0.5% डाउन था 1,20,00,000 के सेंसेक्स में। जरा इमेजिन कीजिए कहां होने वाले हैं। आपको मेरी बात आश्चर्य लग रही होगी, लेकिन आज जब मैं पीछे के 30 साल देखता हूं, 35 ईयर्स देखता हूं, जब 300 सेंसेक्स देखता हूं और आज 60,000 है, हम भी हमारे पेरेंट्स को ही कहते हैं कि पापा आज कुछ भी नहीं हुआ सेंसेक्स में, सिर्फ 0.5%, 300 पॉइंट। पापा कहते हैं 300 तो हमारे टाइम पे टोटल हुआ करता था। यही होने वाला है आपके साथ। इंडिया ग्रो करना है, करता रहेगा। बस आप ये ध्यान रखें कि क्या आप उसके साथ ग्रो कर रहे हैं। यदि आप उसके साथ ग्रो कर रहे हैं तो आपकी सक्सेस, आप भी उसी चरम पर होंगे जिस चरम पे इंडिया होने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।